गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था संसाधनों के बारे में, संसाधनों की परिभाषा वगैरह पढ़ी थी। आज हम संसाधनों के जो वर्गीकरण है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे, ठीक है। देखिए संसाधन वर्गीकरण, संसाधन वर्गीकरण। संसाधन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले जो हमारा आता है वो आता है आपका उपयोग की सततता के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर। दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा जो आपका आता होगा उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार, ठीक है। तो ये 3 डिवीजन आपके बनाए गए हैं संसाधनों के वर्गीकरण के। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उपयोग की सततता के आधार पर। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला जो मैं बात करता हूँ अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय या समापन संसाधन, ठीक है। दूसरा आपका आता है नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन, असमाप्य। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है चक्रीय संसाधन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसको हमने पढ़ लिया है पहले, नव्यकरणीय और चक्रीय। यहाँ पे अनव्यकरणीय संसाधनों से हमारा तात्पर्य यह है कि वे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करने के पश्चात वो हमारे लिए लुप्त प्राय हो जाते हैं और दोबारा से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो संसाधन हमारे लिए क्या कहलाते हैं? वो संसाधन हमारे लिए कहलाते हैं अनव्यकरणीय संसाधन। अब जैसे कि वो संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, कोयला, और दूसरे धातु और अधातु खनिज, धातु और अधातु खनिज, अधातु, धातु और अधातु खनिज, ये हमारे अनव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वह है नव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा से फिर उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वे संसाधन है जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार के संसाधनों में जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको आप बोल दो, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा वगैरह, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? नव्यकरणीय संसाधन बोलेंगे। तीसरा और अंतिम जो इसका पार्ट है वो है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक क्या बोलते हैं चक्रीय अवस्था में देखने को मिलते हैं
जैसे कि जल संसाधन, जैसे कि जल संसाधन। जल संसाधन पूरा एक चक्र प्रारूप पूरा करता है। जैसे कि धरातल पर कोई जल स्रोत है तो उसमें सूर्य के प्रकाश में जलवाष्प बनती है और जलवाष्प बनने के पश्चात वो बादलों के रूप में ऊपर उठती, ठीक है, तो बादल के रूप में वहाँ जाती है और होने के पश्चात संघनन की क्रिया के फलस्वरूप इससे क्या होती है, वर्षा होती है। तो वापस जल एक चक्रीय फॉर्म में वापस देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये तीनों नवीकरणीय और चक्रीय संसाधन पूरे होते हैं। अगला जो हमारा आता है वो उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए? दो भागों में। पहला है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। ठीक है, ये हमारे दो उत्पत्ति के आधार पर बांटे गए संसाधन है, जिसमें जैविक संसाधन के संसाधन होते हैं जो जिनमें जीवन पाया जाता है, वो हमारे लिए जैविक संसाधन, जैसे कि वनस्पति, ठीक है, जीव जंतु, वनस्पति, जीव जंतु, सागरीय संसाधन हो गए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? जैविक संसाधन। जबकि अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन की संभावनाएं नहीं होती, इस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत अगर हम देखें, जैसे कि खनिज, लोहा खनिज हो गए, अलोह खनिज हो गए, ठीक है, जैसे कि लोहा खनिज। अजैविक की बात कर रहे हैं, लोहा खनिज तथा अलोह खनिज, धातु खनिज या अधातु खनिज की बात वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अजैविक संसाधन पूरे होते हैं और जैविक संसाधन पूरे होते हैं। तो ये हो गया आपके उत्पत्ति के आधार पर बांटे गए संसाधन, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में आपके वनस्पति, जीव जंतु वगैरह ऐड करते हैं, जबकि इसमें आपके अजैविक संसाधनों में आपके जितने भी लोहा खनिज है और अलोह खनिज है, धातु खनिज, अधातु खनिज जो है वो ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा और अंतिम जो है वो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर अगला जो हमारा आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर जो संसाधन है वो हमारे तीन भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए? तीन भागों में। पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है वो आपका है कच्चा माल, दूसरा आपका कच्चा माल हो गया और तीसरा आपका हो गया खाद्य पदार्थ। ये आपके तीन इसके वर्गीकरण होंगे उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है हमारे संसाधनों को। नंबर एक आपका ये है, नंबर दो कच्चा माल, नंबर तीन खाद्य। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम जो संसाधन शामिल करते हैं वो है अपना सौर ऊर्जा,
जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये हमारे हो गए ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संसाधन, जिसमें सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये वे संसाधन हैं जो हमारे ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका कच्चा माल। कौन सा आता है? कच्चा माल। कच्चे माल को पढ़ने से पहले एक बार दोबारा से ऊर्जा संसाधन में आता है। अगर हम आज वर्तमान स्वरूप की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो आपको ऊर्जा स्रोत देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा स्रोत। ठीक है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से हम शस्त्र तो बनाते हैं, साथ में परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। विद्युत उत्पादन भी करते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में पूरे विश्व में सर्वाधिक अगर किसी प्रारूप ऊर्जा प्रारूप को देखने हमारे सामने मिलता है वो मिलता है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, उसके पश्चात जो सबसे सुलभ और प्राकृतिक जन्य है जिसको हम बोलते हैं बिना पॉल्यूशन के, तो वो आपका आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और इनके अलावा आपकी ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा आपको पता ही है कि समुद्री क्षेत्रों में जो ज्वारों की जो उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा जब आता है तब उससे जो लहरें बनती है, तो उन लहरों के माध्यम से वहाँ पे जो है बड़े जो मशीनें वगैरह जो होती हैं वो वहाँ पे स्थापित की जाती है। और वो जो मशीनें स्थापित की जाती है, टरबाइन वगैरह वहाँ पर लगाए जाते हैं, उनसे फिर वहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा जो होती है वह धातु का जो तापमान होता है उसके आधार पर प्राप्त की जाती है, जो कि ज्वालामुखी का टेम्परेचर होता है, ज्वालामुखी का जो तापमान होता है इसके द्वारा वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, उसके पश्चात हमारा दूसरे नंबर का जो आता है वो आता है कच्चा माल। हमको किसी भी प्रकार के उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले कच्चे माल वगैरह की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कच्चा माल नहीं होता है तो हम उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते। कच्चे माल के स्रोत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं वनस्पति, कृषि, वनस्पति, कृषि और इसके अलावा कहते हैं मानव संसाधन। कृषि, वनस्पति और आपके मानव संसाधन के इसमें ऐड करेंगे आप जैव संसाधन, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। अब देखो वनस्पति से हमको क्या प्राप्त होते हैं? कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि दवाइयाँ, इससे हमको प्राप्त होती है जैसे कि दवाइयाँ, तो बना दिया हमने दवाइयाँ हो गई। इसके अलावा कागज उद्योग के लिए लुगदी, लुगदी की प्राप्ति होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा जो है ये क्या है? वनस्पति या वनों से ही हमको ये कच्चा माल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही कृषि से हमको क्या प्राप्त होती है? खाद्यान्न वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
तथा कपड़ा उद्योग के लिए कपास का उत्पादन भी हमको मिलता है। कपास कपड़ा उद्योग के लिए कृषि से प्राप्त होता है कपास। इसके अलावा दूसरे जितने भी मैन्युफैक्चरर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनके लिए हमको जो कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। चाहे वो आपके फ्रूट जूस हो, फ्रूट है आपका जो है पल्प हो, पल्प पर जो दूधा आता है फल वगैरह, तो वो सब आपको कृषि से ही प्राप्त होता है। उसके बाद आता है आपके मानव संसाधन कच्चे माल का। कारखानों में हम क्या करते हैं, काम करने के लिए लोगों की तलाश करते हैं। ठीक है, तो लोगों की तलाश करते हैं तो लोग हमारे लिए श्रमिकों के रूप में वहाँ पे कारखानों में काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए जैविक संसाधन के अंतर्गत शामिल किए गए। ये हो गया हमारा कच्चा माल। कच्चा माल हमारे लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है वो आता है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ जो है इसके बारे में बात करते हैं। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत हमारे जितने भी खाद्यान्न ठीक है, कृषि से संबंधित जिसमें कि गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, और दूसरे खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि हमको प्राप्त होते हैं। ये हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर शामिल किया जाता है। इसमें खाद्यान्न आता है, पशु से प्राप्त उपज है वो भी आती है। पशु से प्राप्त जो भी हमको प्राप्त होता है जैसे कि दूध वगैरह, मांस वगैरह को प्राप्त होता है, तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत ऐड किए जाते हैं, खाद्य पदार्थों के अंतर्गत ऐड किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला आपका उपयोगी की सत्ता के आधार पर, दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आपका खाद्य पदार्थ के आधार पर। तो ये तीनों विभाजन हमारे इस प्रकार से पूरे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर संसाधन वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी हम 3 भागों में, कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा भाग आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दूसरा हमारा आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा और अंतिम जो आता है वो आता है निजी संसाधन।
तीनों संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और निजी संसाधन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से विश्व के सभी देशों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। विश्व के सभी देशों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब सार्वभौमिक रूप से विश्व के सभी देशों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कि महासागरीय संसाधन, जैसे कि महासागरीय संसाधन, ये इस प्रकार के संसाधन हैं जो आपको विश्व के लगभग सभी देशों के पास देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर उन देशों के पास में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनके पास में नौसैनिक, जिन देशों के पास में नौसैनिक शक्ति उपलब्ध होती है, वो इसको आसानी से उपयोग कर पाते हैं। और इन महासागरीय संसाधनों के अंतर्गत जैसे कि मत्स्य संसाधन हो गया आपका, ठीक है, कई प्रकार की वनस्पति हो गई समुद्र की, कई प्रकार के जीव जंतु हो गए, शंख वगैरह जो है आपके, कई मोती हो गए, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। जैसे अपने भारत का भी आपको पता ही है, जो संसाधन है सागरीय संसाधन प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारे भारत की, ठीक है। तो भारत की जब बात कर रहे हैं तो भारत के आपको पता है तीनों तरफ भारत के तीनों तरफ, एक तरफ अरब सागर है, अरब सागर, हिंद महासागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तीनों तरफ महासागरीय क्षेत्र होने के कारण, जब होने के कारण हमको आसानी से हमारे यहाँ पे एक तो जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, साथ में हमको मत्स्य संसाधन की प्राप्ति जाती है, मोती वगैरह, शंख वगैरह, कई प्रकार के हीरे वगैरह, डायमंड वगैरह हमको आसानी से प्राप्त यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा हमको यूरेनियम और थोरियम के तटीय क्षेत्रों से प्राप्ति हो जाती है, जो प्रमुख आपके ईंधन है यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूरा होता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है, यह वे संसाधन होते हैं जो किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत पाए जाते हैं, दूसरी देश की सीमा में नहीं होंगे, अपने ही देश की सीमा के अंतर्गत जो संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे कि देश का कोयला भंडार, देश का पेट्रोलियम भंडार, देश का सोना भंडार, देश का लोहा भंडार, ठीक है। और फिर उन पे स्थापित कारखाने, जैसे कि कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, नदियाँ, और फिर लोहा भंडार, और उन पे स्थापित किए गए कारखाने जैसे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। ये सारे के सारे आपके राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। अब आता है तीसरा और अंतिम आपका, वो है आपका निजी संसाधन। कौन से संसाधन है, निजी संसाधन। अब निजी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के पास में, किसी व्यक्ति विशेष के पास में उपलब्ध होते हैं, वो आपके निजी संसाधन होते हैं। जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल हो गई, कोई खेत हो गया, किसी का प्राइवेट जो है खुद का खेत हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट संस्थाएं हो गई,
यहाँ तक कि पशु संपत्ति जो उसकी निजी है वो भी उसके निजी संपत्ति के अंतर्गत रहती है। उसका आवास हो गया, ठीक है, आवास वगैरह जो है, घर जिसको हम बोलते हैं, वो आपके निजी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, निजी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आवास, ठीक है, खेत, आवास, खेत, संस्थाएं, ये सभी आपके निजी संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारा संसाधनों वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। कल हम लेंगे हमारा अगला टॉपिक, ठीक है।